जाते हैं, सांसद या विधायक बन करके मंत्री बनते हैं, वो वास्तव में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने समाज बहुत का सारे प्रतिनिधित्व ऐसे करना हमारे चाहिए। आरक्षित सीट पर जो गए हैं, जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, जो सामाजिक परिवेश में वो है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो मुड़ के भी नहीं देख पाते हैं कि हमारा समाज कहाँ तक पीछे गया है। बाबा साहब ने जिन मार्गों को बताया है, जिन पर चलकर आंदोलन के जरिए प्रदर्शन करके हमारे अधिकारों पर जब जब हनन होगा, हम उसका बचाव करेंगे। किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय को मेन में लेकर चलने वाली कुछ पार्टियां, जो राजनीतिक दल आज देश में शासन भी कर रही हैं, वैसी संस्थाएं, वैसी पार्टियां जब रिजर्व सीट से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं, तो क्या वे उम्मीदवार, आपको लगता है कि पार्टी बीफ को छोड़ करके दलित और पिछड़ों की आवाज़ उठाएंगे? जी, ऐसा देखने को मिला है कि जो ये राजनीतिक पहलू पर जो हमारे आरक्षण के सीट पर, आरक्षित सीट पर जो हमारे कुछ एससी और एसटी कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, वे यहाँ से जीत कर जब जाते हैं तो बड़ी दुख की बात होती है कि अपने पीछे पैदान पर जो लोग में खड़े हैं, जो पीछे पैदान पर लोग हैं, उनकी नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे आरक्षित सीट पर जो गए हैं, जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, जो सामाजिक परिवेश में वो है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो मुड़ के भी नहीं देख पाते हैं कि हमारा समाज कहाँ तक पीछे गया है। ये बड़ी दुख की बात है। अब चूँकि भिन्न भिन्न राजनीति पार्टियां में उन लोग का ये घुसपैठ है, जो आरक्षित सीट से जाते हैं, तो बड़ी दुख की बात होती है। ये बात हमें नहीं कहना चाहिए इस सेमिनार के माध्यम से, बट ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी आरक्षित सीट पर जैसे कोई मंत्री बन जाए, विधानसभा में गए, तो ये घूम करके अनुसूचित जाति के अपने कम्युनिटी को मेरे ख्याल से तो उतना प्रभावशाली नहीं नज़र पड़ते हैं, जैसा कि मैं समझता हूँ। सर, बहुजन की पार्टियां कहलाने वाली पार्टियां हैं, उन पार्टियों में पिछड़ा प्रकोष्ठ देखा जाता है, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ देखा जाता है, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ देखा जाता है, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ देखा जाता है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ देखा जाता है, पर कभी स्वर्ण प्रकोष्ठ नहीं देखा गया है। तो फिर यह किस बात की बहुजन पार्टियां बन के उभरी है, जिसमें अपने बहुजनों के लिए एक प्रकोष्ठ की व्यवस्था है, लेकिन मेन विंग में वह स्वर्ण भरे पड़े हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि आरक्षित सीट से जो हमारे दलित वर्ग के या आदिवासी वर्ग के जो उम्मीदवार जाते हैं, सांसद या विधायक बन करके मंत्री बनते हैं, वो वास्तव में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। हमारा हक और अधिकार, आरक्षण सब छिना रहा है, निजीकरण हो रहा है, लेकिन हमारा कोई भी अभी वर्तमान में 131 सांसद केवल एससी और एसटी के हैं, लेकिन कोई भी आज आवाज़ उठाने के लिए निजीकरण के खिलाफ नहीं है, बेरोजगारी के खिलाफ नहीं है, स्वास्थ्य के खिलाफ जो अव्यवस्था है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने को नहीं है, संवैधानिक अधिकारों का हनन होता जा रहा है, तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो ये लोग पार्टी का भक्त बन गए हैं, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। तो हमें ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना होगा जो हमारा पक्ष रख सके, हमारे हक और अधिकार की बातें संसद में, विधानसभा में उठा सके। हमें वैसे उम्मीदवारों का चयन करना होगा, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा, विकास होगा, कल्याण होगा, तभी हमारा देश विकसित होगा। सर, आपके हिसाब से शिक्षा ग्रहण के बाद देश की दशा और दिशा किस प्रकार से बदलेगी? जब शिक्षित आदमी हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, तो उसके अनुरूप उसको नौकरी चाकरी पैसे मिलेंगे और उससे लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। और कहा गया है कि जब आर्थिक रूप से लोग मजबूत हो जाएगा, जब शिक्षित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से किसी अच्छे जॉब को करेगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो हमारे लोगों के लिए जो कमी है, बाबा साहब ने जिन मार्गों को बताया है, जिन पर चलकर आंदोलन के जरिए प्रदर्शन करके हमारे अधिकारों पर जब जब हनन होगा, हम उसका बचाव करेंगे। शिक्षा पे बार बार जोर दिया जा रहा है, जबकि कि सरकारी विद्यालय में मुफ्त शिक्षा के साथ साथ मुफ्त की खिचड़ी भी दी जाती है। तो फिर आज सर शिक्षा के लिए संघर्ष की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि हमारे जितने भी स्कूल में शिक्षक हैं, वहाँ भी जातिवाद है, और जातिवाद रहने के कारण जो स्वर्ण लोग हैं वो सीधे बोलते हैं कि ये एससी कैटेगरी का है, कुर्सी पर बैठेगा पढ़ने के बाद।
जो सच्चाई है, और इस सच्चाई को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। और जो इसी कैटेगरी के टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो अपने आप को माने दबे कुचले सहमे हुए रहते हैं, लेकिन सहमना नहीं है, क्योंकि हमारी जो है, हम शिक्षित हैं तब जाकर के वहाँ कुर्सी पर बैठे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी शिक्षक हैं वो अपने दलित या ओबीसी या जो भी हों, वहाँ उनके लिए छात्र हैं, लेकिन छात्र लोग समझते ही नहीं हैं कि वो एक सामूहिक छात्र है और मेरी जो उत्तरदायित्व है उसे शिक्षा का, तो वो पूर्णतः लोग नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो जातिवाद के दृष्टि से देखते हैं और बच्चों को पढ़ाने में कतराते हैं। तो मैं ये आग्रह लोगों से करता हूँ कि शिक्षा सबके लिए बना है, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, उस अधिकार से ही वो व्यक्ति भी वो शिक्षा ग्रहण किए हैं। जैसे कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो माने नहीं पढ़े लिखे और आज पढ़े लिखे किसी भी कास्ट का हो, तो अधिकार पढ़ने का मिला तब जाकर के वो शिक्षिका बनी है या शिक्षक बने हैं। तो उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम सारी बच्चों को, वहाँ कोई जातिवाद नहीं, और उन बच्चों को जो है सही शिक्षा दें। सर, अभी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में एक बात उभर रही है कि जो शिक्षक होते हैं सरकारी स्कूलों के, उन शिक्षकों से जनगणना में आदमी से लेकर के पशु तक गिनवाए जाते हैं। उसके बाद खिचड़ी के लिए दाल चावल से लेकर के सब्जी के लिए कद्दू प्याज तक खरीदवाए जा रहे हैं। तो क्या इन कामों के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास समय बचता है, और क्या इतने काम करने के बाद वो अपने प्रोफेशन से ईमानदार रह सकते हैं? सबसे बड़ी बात है, आप भी शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं जी। अगर आप ना देखते होते तो शायद हमसे ऐसे सवाल नहीं रखते। वास्तविकता है, जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वह कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। सबसे पहले तो हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। त्रुटियां इस रूप में है कि देश एक है। जब हमारा देश एक है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी एक होनी चाहिए जी। खैर, प्रदेशों के हिसाब से अगर शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है तो आज के समय में, वर्तमान समय में राइट टू एजुकेशन जो पूरे देश में लागू है, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो शिक्षा की व्यवस्था और जो दायित्व शिक्षकों को सौंपी गई है, उसमें कहीं न कहीं ये जो जनगणना है, ये जो मध्याह्न भोजन योजना है, वह कहीं न कहीं बाधक है, और गंभीर रूप से ये बाधक है। चूँकि हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर शिक्षक के रूप में हम कार्य कर पाएँ छात्रों के बीच, इसके लिए हमें मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा जी। और यह बाधक बन के आ रही होगी आपके रास्ते में। और कहीं न कहीं जब हमें जनगणना है, पशुगणना है, चुनाव है, अन्य जो अतिरिक्त कार्य हैं शिक्षण कार्य के अलावे, वो हमारे लिए कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करती है। मध्याह्न भोजन की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक है कि हम शिक्षकों को मध्याह्न भोजन के दरमियान तमाम जो भोजन की व्यवस्थाएं हैं, चावल भले ही सरकार हमें उपलब्ध करा देती है, लेकिन दाल, सब्जी, नमक, मसाला आदि की जो ये व्यवस्था है, और इन व्यवस्थाओं के साथ दोपहर का भोजन जब हम बच्चों को कराते हैं तो कहीं न कहीं हमारा समय अधिक से अधिक उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। आपका समय भी बर्बाद होता है, उसके बाद से मानसिक रूप से भी आप मतलब थक चुके होते हैं। तो फिर उस स्थिति में तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाना तो संभव नहीं हो पाती होगी। बेहतर तरीके से हम शैक्षणिक व्यवस्था को नहीं बना पाते हैं, जो कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है।